हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ मैं बीबीएससी सेकेंड ईयर थर्ड यूनिट के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस लेक्चर सीरीज में मैं एनिमल ब्रीडिंग वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं, जो जनरली स्टूडेंट को समझने में कई बार दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन का, कि आखिर एनिमल ब्रीडिंग जो यह सब्जेक्ट है यह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमारी कंट्री की भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और यह भी हमें मालूम है कि एनिमल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। हमारे फूड के ज़रूरत को पूरा करने में एनिमल्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से मिल्क, मीट, एग, इसके साथ साथ ड्राफ्ट पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्स एंड फर्टिलाइजर, इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें स्पेशल अटेंशन एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर देने की आवश्यकता है। एनिमल ब्रीडिंग की जो भी प्रोग्राम्स है उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें मिल्क से, मीट से, एग से प्राप्त होता है, इसके साथ साथ एनिमल हमें ड्राफ्ट पावर भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें हेल्प करते हैं, हाइड भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी अच्छी सोर्स है फर्टिलाइजर के। तो इन सारे नीड को फुलफिल करने के लिए एनिमल की ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करना जरूरी है। अब यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर एनिमल ब्रीडिंग क्या है। तो एनिमल ब्रीडिंग एक काफ़ी फैसिनेटिंग डिसिप्लिन है, जिसमें हम मुख्यतः एनिमल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग इज वन ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एनिमल प्रोडक्शन। हमें एनिमल से प्रोडक्शन लेना है, तो उस कंप्लीट प्रोसेस में एनिमल ब्रीडिंग एक महत्वपूर्ण स्टेप है। आगे हम डेफिनेशन की बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है: एनिमल ब्रीडिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर एनिमल इंप्रूवमेंट। यहाँ पर हमारे पास एनिमल ब्रीडिंग में दो महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं, जिसे हम यूज करते हुए एनिमल ब्रीडिंग को करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम को चलाते हैं। एक महत्वपूर्ण टूल है सिलेक्शन और दूसरा टूल है ब्रीडिंग, या जिसे हम मेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। अब सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम डिसीजन लेते हैं, सिलेक्शन की मदद से हम डिसीजन लेते हैं विच एनिमल्स आर गोइंग टू बिकम पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो सिलेक्शन की मदद से हम यह डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है, जो बच्चे ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं, उसके लिए पेरेंट्स कौन होंगे, उनके लिए डैम कौन सा होगा, सायर कौन सा होगा। तो यह डिसीजन हम फिनोटाइपिक बेसिस पर भी ले सकते हैं, पेरेंट्स के फिनोटाइप को देखकर भी हम यह डिसीजन ले सकते हैं, या फिर इस डिसीजन को लेने के लिए हम जेनेटिक्स का भी हेल्प ले सकते हैं। हम उनके जीन को भी स्टडी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस पर जीन को स्टडी करने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये एनिमल अच्छे हैं, इनको सायर या डैम बनाया जाए। तो ये तो बात हो गया सिलेक्शन का। आगे ब्रीडिंग या मेटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं? तो ब्रीडिंग डिसाइड्स विच मेल्स शुड बी मेटेड विद विच फीमेल्स। तो ब्रीडिंग या मेटिंग सिस्टम की मदद से हम यह डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास जो मेल का स्टॉक है, जो फीमेल का स्टॉक है, उसमें किस प्रकार की मेल को किस प्रकार के फीमेल के साथ मेटिंग करवाया जाए, ताकि जो ऑफस्प्रिंग आए वो काफ़ी अच्छे और इम्प्रूव्ड आए।
एनिमल ब्रीडिंग के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं, कुछ लैंडमार्क्स देखते हैं, एनिमल ब्रीडिंग में कौन कौन से काम कब हुए हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट बैकवेल का काम एनिमल ब्रीडिंग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। रॉबर्ट बैकवेल ने अपने एनिमल ब्रीडिंग को यूज़ किया था हॉर्स के ऊपर, शीप के ऊपर और कैटल के ऊपर। इस वजह से इनका पायोनियर वर्क था और इस वजह से रॉबर्ट बैकवेल को फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कन्फ्यूजन समाप्त करने के लिए मैं एक और उपयोगी जानकारी देना चाहूँगा कि यदि पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न एनिमल ब्रीडिंग तो वो J.L. लस को माना जाता है। लस ने फिर बाद के वर्षों में एनिमल ब्रीडिंग में काफ़ी काम किया। तो यदि फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग सिंपली पूछा जाए तो रॉबर्ट बैकवेल, और यदि यह पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न एनिमल ब्रीडिंग कौन है तो वो J.L. लस है। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, इस पॉइंट से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बैकवेल का एनिमल ब्रीडर बनने के पीछे की जो कहानी है वो भी काफ़ी रोचक है। रॉबर्ट बैकवेल जनरली अपने लाइफ टाइम में काफ़ी ट्रेवल करते थे। वो इंग्लैंड में और इंग्लैंड के बाहर भी सुपीरियर ब्रीडिंग स्टॉक के तलाश में, हॉर्स, शीप, कैटल, इन डिफरेंट लाइव स्टॉक के अच्छे ब्रीडिंग स्टॉक के तलाश में ये इंग्लैंड में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में घूमते रहते थे। और अपने अनुभव से इस जो वो ट्रैवल करते थे और ट्रैवल के बाद जो उन्हें नॉलेज मिलता था, उस अनुभव से उन्होंने कई सारी थ्योरीज बनाए। ही डेवलप्ड थ्योरीज एंड टेस्टेड देम विद एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो नॉलेज अपने ट्रैवलिंग के दौरान प्राप्त की, उन सारे नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और एक बार एक्सपेरिमेंट में पास होने के बाद, वो चीज़ें सिद्ध होने के बाद, प्रूव होने के बाद, उन्होंने अपने फार्म पर उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। और तब ये सारी चीज़ें करके उन्होंने एनिमल ब्रीडिंग पर काफ़ी कार्य किया, जो कि हम आगे भी देखेंगे। He concentrated on producing farm animal with increased efficiency। तो उन्होंने अपने इन ब्रीडिंग मेथड्स के हेल्प से अपने फार्म पे जो एनिमल थे उनकी परफॉर्मेंस को उन्होंने इम्प्रूव किया। रॉबर्ट बैकवेल के दो रिमार्क थे, या फिर हम उसे उनकी दो कोट भी बोल सकते हैं। उनके दो मेन थ्योरीज थे। पहला, लाइक ब्रिगेड्स लाइक, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होंगी। यह उनका बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमार्क था। दूसरा जो उनका रिमार्क था वह था ब्रीड द बेस्ट टू द बेस्ट। तो उनका मानना था कि जो हमारे फार्म पे सबसे अच्छे सायर है उनको सबसे अच्छे डैम के साथ मैट करना चाहिए। यानी जो सबसे अच्छे मेल है उनकी रिप्रोडक्शन मीटिंग सबसे अच्छे फीमेल के साथ करवाना चाहिए। इससे जो संतान आएंगे, जो प्रोजेनीज आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो यह दो मेन रिमार्क था। इनके बेसिस पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए एनिमल ब्रीडिंग के क्षेत्र में। अब आगे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वह वजह थी जिसकी वजह से रॉबर्ट बैकवेल अपने काम में सक्सेसफुल हो पाए। तो इसके पीछे लगभग 3-4 रीजन थी। पहला रीजन था ब्रीड द बेस्ट टू द बेस्ट। तो उनका कथन ही था कि जो सबसे अच्छे मेल हो उनको सबसे अच्छे फीमेल के साथ ब्रीड करवाया जाए। तो यह एक उनका सही चुनाव था जिसकी वजह से वो अपने फार्म पर अच्छे ऑफस्प्रिंग ला पाए, उनमें इम्प्रूवमेंट ला पाए। दूसरा जो टेक्निकल चीज़ें थी जिसकी मदद से उन्होंने ये कार्य कर पाए वह था परफॉर्म प्रोजेनी टेस्टिंग ऑफ बुल्स एंड रैम्स। तो उन्होंने अपने कैटल और शीप एनिमल में उन्होंने प्रोजेनी टेस्टिंग किया। उन्होंने अपने समय में 1725 से 1795 के बीच में उन्होंने प्रोजेनी टेस्टिंग की और उस बेसिस पर उन्होंने अच्छे सायर को तलाशा अपनी फार्म पर। तो उन्होंने अपने हिसाब से उस समय प्रोजेनी टेस्टिंग करके जो अच्छे मेल थे उनको ढूंढा। तीसरा जो
टेक्निकल चीजें थी जिसकी मदद से वो ये सारी चीजें कर पाए, वह था इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रीडिंग एज टूल इन लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट। तो उन्होंने इन ब्रीडिंग को भी यूज किया। अब यह प्रोजेनी टेस्टिंग क्या है, इन ब्रीडिंग क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ साझा करूंगा। इस समय थर्ड यूनिट के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस किए जाने हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रोजेनी टेस्टिंग भी डिस्कस किया जाएगा और इन ब्रीडिंग के कंसेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि रॉबर्ट बैकवेल ने अपने समय में लगभग 1750 के आसपास इन ब्रीडिंग को भी यूटिलाइज किया और इन ब्रीडिंग को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने अपने फार्म में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। चौथा जो उन्होंने चीजें की वह था लाइक बिगेट्स लाइक। उनका मानना था कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही संतान होंगे। तो यह मुख्य 4 बिंदु थे जिसको ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम को चलवाया और वो काफी सक्सेसफुल हुए। आगे देखेंगे, सुपेरियर एनिमल्स आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस सुपेरियर ऑफस्प्रिंग। तो उनका मानना था कि जो सुपेरियर एनिमल होते हैं यदि सुपेरियर पेरेंट्स रखेंगे तो उससे सुपेरियर ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को किया था। He laid the foundation for the sire horses, leghorn cattle and Leicester sheep। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने जो काम किए वह मेनली हॉर्स, सीप और कैटल के ऊपर किया और उन्होंने हॉर्स, कैटल और सीप पर काम करते हुए हॉर्स में सायर हॉर्स को डेवलप किया, कैटल में लेगहॉर्न कैटल को डेवलप किया और सीप में लिसेस्टर सीप को डेवलप किया। तो यह उनका बहुत बड़ा योगदान था एनिमल ब्रीडिंग के क्षेत्र में। और बाद के वर्षों में बैकवेल के जो मेथड थे, काम करने का जो तरीका था, उसको काफ़ी कॉपी किया गया। बाद के वर्षों में जो अन्य ब्रीडिंग से जुड़े हुए वर्कर आए, रिसर्चर आए, उन्होंने बैकवेल को कॉपी किया और कॉपी करने वाले में उनके भाई भी थे। 1775 में कॉलिंस ने अपने भाई को कॉपी करते हुए, रॉबर्ट बैकवेल को कॉपी करते हुए फाउंडेशन रखा शॉर्ट हॉर्न कैटल का। तो शॉर्ट हॉर्न कैटल का फाउंडेशन रखा कॉलिंस ने, जो कि उसके भाई थे। उन्होंने बड़ी करीब से देखा कि किस प्रकार से रॉबर्ट बैकवेल काम करते हैं और डिफरेंट ब्रीड को तैयार कर रहे हैं। तो उनके भाई ने भी शॉर्ट हॉर्न कैटल के ऊपर काम करते हुए इस शॉर्ट हॉर्न कैटल का फाउंडेशन को रखा। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1780 में एस्पेलनजानी ने, जो कि इटली के वर्कर थे, उन्होंने सबसे पहली बार साइंटिफिक वर्क किया एआई के ऊपर और सक्सेसफुली एस्पेलनजानी ने एआई किया डॉग में, बीच में किया और 3 पप पैदा किए गए। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एआई सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो एस्पेलनजानी के द्वारा किया गया। इंडिया में भी किसके द्वारा किया गया, यह भी जनरली पूछा जाता है। वो हम आगे आने वाले पेज पर हम देखेंगे कि इंडिया में किन किन वर्कर ने सबसे शुरुआत में एआई पर काम किया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1791 में ब्रिटिश रॉयल्टी ने इनकरेज किया हॉर्स ब्रीडिंग करने के लिए। जो रेसिंग हॉर्स है उसमें हॉर्स ब्रीडिंग करने के लिए इनकरेज किया गया और इस इनकरेजमेंट की वजह से थारोब्रीड की स्टड बुक को तैयार किया गया, पब्लिश किया गया। वर्ष 1775 से 1849 के बीच में थॉमस बेट्स ने हाईली इनब्रीड हार्ड कैटल की तैयार की। तो लगभग इस समय, जो कि लगभग 1775 से 1849, उस समय इनब्रीड हार्ड को तैयार किया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनब्रीड लाइन क्या होते हैं और इनब्रीडिंग क्या होता है, ये बाद में आने वाले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा इन सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं। वर्ष 1822 में कोर्ट्स ने पब्लिश किया हार्ड बुक फॉर शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल और साथ ही साथ सेटलर ने अमेरिका में डेवलप किया अमेरिकन सैडल हॉर्स को। ये दोनों कार्य किए गए वर्ष 1822 में। वर्ष 1846 में
इंग्लिश हर्ड बुक तैयार किया गया कैटल का, जो इंग्लैंड में पाए जाने वाले कैटल हैं उनके हर्ड बुक तैयार किए गए। वर्ष 1866 में मेंडल ने पब्लिश किया लॉ ऑफ हेरिडिटी को जर्नल ऑफ जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रिया में। 1875 में वर्ष 1875 में फ्रीसियन कैटल, डच फ्रीसियन कैटल का हार्ड बुक बनाया गया। और वर्ष 1899 में इवेनॉफ ने एआई को प्रैक्टिस किया हॉर्स में, और सबसे पहली बार कैटल और शीप में भी सक्सेसफुली एआई को किया गया। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि लगभग 1780 में स्पर्नजानी ने एआई को किया था डॉग में। यहाँ से लगभग 120 साल के बाद 1899 में एआई को सक्सेसफुली किया गया कैटल, शीप और हॉर्स के केस में। वर्ष 1908 में हार्डी और विनवर्थ ने इंडिपेंडेंटली हार्डी विनवर्थ लॉ दिया, और वर्ष 1939 में संपत कुमारन ने इंडिया में सबसे पहली बार कैटल फार्म पर मैसूर पैलेस डेयरी फार्म में एआई को सक्सेसफुली किया। तो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि जनरली इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इंडिया में एआई सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया। तो वर्ष 1939 में संपत कुमारन द्वारा मैसूर कर्नाटका में यह कार्य किया गया। वर्ष 1942 में पी भट्टाचार्य ने IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में सबसे पहली बार एआई के ऊपर साइंटिफिक वर्क किया। वर्ष 1998 में यूएसए में क्लोन्ड काफ फ्रॉम ए फ्रीसियन काफ, तो फ्रीसियन काउ से क्लोन्ड काफ तैयार किया गया वर्ष 1998 में यूएसए में, और इस क्लोन का नाम दिया गया जेफरसन। और वर्ष 2010 में इंडिया में बफेलो काफ तैयार किया गया, क्लोन्ड बफेलो काफ तैयार किया गया NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, जिसका नाम दिया गया श्रेष्ठा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, एनिमल ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ कुछ लैंडमार्क देखे एनिमल ब्रीडिंग का। आशा करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं था, लेकिन फिर भी आपको यदि कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।